मूल्यांकन। Evaluate yourself. नमस्कार दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की क्विक रिवीजन सीरीज में आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के विकास और उद्भव के चरणों को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा वो है अबेकस। तो अबेकस प्राचीन बेबीलोन में एक गणना यंत्र था। तारों के बीच में बहुत सारे गेंद को गूंथ के रखा जाता था और उससे वो गणनाएं करते थे। जोड़ने और घटाने की चीज़ें हुआ करती थी। मन के पिरों की ये बनाया जाता था। तो ये शुरुआती गणना यंत्रों में से एक है। बाद में अबेकस का यूज़ आपको कहीं कहीं चाइना में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंप्यूटर नहीं था, ये एक गणना यंत्र था। दूसरा जो चीज़ है वो है 1642 में बनाया गया था पास्कलाइन। फ्रांस के एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ हुए थे ब्लेज पास्कल, जिसके नाम से एक यूनिट भी है, दाब का यूनिट है पास्कल। तो ब्लेज पास्कल बहुत पुराने और बहुत फेमस गणितज्ञ थे फ्रांस के। 1642 में उन्होंने पहली यांत्रिक गणना मशीन बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, और ये जोड़ और घटाव कर सकती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। पास्कलाइन को कहा जाता था एडिंग मशीन। तो आपको ये याद रखना है कि पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा गया है। ये जोड़ और घटा सकता था, ये जोड़ सकता था, घटा सकता था। एडिंग मशीन कहा गया है इसको, पास्कलाइन को। 1642 में बना था। तीसरा आता जो इसी डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं वो है डिफरेंस इंजन, जो 1822 में बना, और एनालिटिकल इंजन जो 1842 में बना। दोनों को बनाने वाले का नाम याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। और इनको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इनको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोनों चीज़ों को उन्होंने ही बनाया था और इसमें पंच कार्ड पद्धति का उपयोग होता था। पंच कार्ड पद्धति का उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह पहला कंप्यूटर है, एनालिटिकल इंजन जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने ये बनाया था 1842 में। और 1822 में जो डिफरेंस इंजन बनाया था ये भाप पे चलता था। ठीक है, अब इसमें आपको दो नाम समझ आ रहे होंगे, एक है लेडी एडा एगस्ता और दूसरे हैं हरमन होलरिथ। तो पहले मैं लेडी एडा एगस्ता के बारे में बताऊंगा। इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। लेडी एडा एगस्ता को पहला प्रोग्रामर माना जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग ऐड की थी। इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग ऐड की थी। साथ ही जो बाइनरी सिस्टम है, जिसमें 1 और 0 ये दोनों आता है, बाइनरी सिस्टम, इसको भी इन्वेंट करने वाले कौन थी? लेडी एडा एगस्ता। तो इनको बाइनरी सिस्टम का जन्मदाता भी माना जाता है, बाइनरी सिस्टम का आविष्कारक भी माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है बाइनरी सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया था, तो आपको बताना है लेडी एडा एगस्ता। अब आते हैं हरमन होलरिथ पे। तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलरिथ ने एक विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया, और जिसका प्रयोग कहाँ किया गया था? जनगणना करने के लिए अमेरिका में। ये भी पंच कार्ड पद्धति पे चलता था, लेकिन ये मॉडर्न डे के कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा स्वरूप था। ये एनालिटिकल इंजन से बेहतर वर्जन था, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको पहला विद्युत चलित यंत्र बनाने का आविष्कार करने का
श्रेय दिया जाता है, पहला विद्युत कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, उसका श्रेय दिया जाता है। और पंच कार्ड का उपयोग कहाँ होता था? पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो इसके बाद आता है मार्क 1। 1937 से 44 के बीच, 1937 से 44 के बीच में IBM ने, किसने? IBM ने मार्क 1 लॉन्च किया और इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हार्वर्ड आइकेन। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था ये। दुनिया में सबसे पहले मार्क 1 ही वह मशीन था जिसका पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र के रूप में नाम लिया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ बाकी लिखने के लिए, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ABC। 1939 में जॉन एटनसॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया और इसीलिए इन दोनों के नाम पे एटनसॉफ एंड बेरी कंप्यूटर, तो इसको शॉर्ट में हम कहेंगे ABC कंप्यूटर, इसका नाम दिया गया। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कभी कभी कहा जाता है पहला EDC कंप्यूटर कौन सा था, तो EDC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद जो मोस्ट फेमस नेम है वो आता है ENIAC। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं JP एकर्ट और जॉन मुचली। 1946 में ENIAC, कब? 1946 में ये बनाया गया था, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, बनाने वाले का नाम याद रखेंगे JP एकर्ट और जॉन मुचली, एकर्ट एंड मुचली भी कहा जाता है इनको। इसके बाद आता है ENIAC का अपग्रेडेड वर्जन EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC की जो प्रोग्राम थे ना एक्चुअल में, वो उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन था, तो कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की गई इसके बाद कि प्रोग्राम को परिवर्तन किया जा सके या एटलीस्ट ऐसे प्रोग्राम डाले जा सकें जिनका उपयोग हम अलग अलग प्रकार से कर सकें, क्योंकि ENIAC में ये पॉसिबिलिटी कम थी। तो इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन नाम के एक पर्सन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की और EDVAC का आविष्कार किया। लेकिन एक चीज़ आपको जो याद रखनी चाहिए, दुनिया में कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। इन्हें डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को मिला के बाइनरी संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन, इन दोनों को उन्होंने बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में सेव करना शुरू किया था। तो इनको श्रेय दिया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 के फॉर्म में सेव करने का, बाइनरी के फॉर्म में सेव करने का। इसी में हम एक चीज़ और देखेंगे जिसको कहा जाता है UNIVAC 1। अभी तक हमने देखा EDVAC। UNIVAC 1 जो है, ये UNIVAC 1 दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। 1954 में बनाया गया था, दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर। और इसको बनाने वाले कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, GEC।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जीसी ने इसको बनाया था 1954 में, 1954 में जीसी ने बनाया। तो ये डेट्स और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये डेट्स पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड आता है माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने, कंपनी बहुत फेमस है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, 1970 में एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल 4004 और इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसी का आकार छोटा था, इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना आसान हो गया और माइक्रो कंप्यूटर बनाए गए। छोटे कंप्यूटर का उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन, AMD, बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो अभी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादन करती हैं। लेकिन पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल ने ही बनाया था। इंटेल अभी भी बहुत बड़ी फेमस कंपनी है। i3, i7, Core 2 Duo, डुअल कोर, ये सब आप अभी आपको सुनने को मिल जाता होगा प्रोसेसर्स के नाम से। लेकिन इन्होंने सबसे पहले 1970 में बनाया था माइक्रो प्रोसेसर। और हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट हमारा नाम है इसमें, वो है एप्पल। तो एप्पल 2, एक्चुअल में एप्पल 2 पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था जो 1977 में बनाया गया था। पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर जो 1977 में बनाया गया, उसका नाम दिया गया था एप्पल 2। तो यहाँ तक मैंने कुछ मील के पत्थर जो साबित हुए थे उन सभी मॉडल्स के बारे में बताया जो कंप्यूटर जो बनाए गए थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण में सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसा हुआ था। जो पीढ़ियां हम सुनते हैं कि 5 पीढ़ी आ चुकी है कंप्यूटर की, कार्य पद्धति और आकार के आधार पे कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सरल है और थोड़ा याद रखने में आसान है। लेकिन अगर आप पीढ़ी अगर करेंगे तो बहुत सारे डिटेल आते हैं। तो आज हम पहला ही टॉपिक कवर करेंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। चलिए, तो जो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण, उसमें जो पहला पार्ट आता है वो आता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। 1942 से 1955 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे उनको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जो है 1940 के दशक में ही बना लिए गए थे। तो ये वही समय था जब पहला कंप्यूटर आया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये पीढ़ियाँ याद रखिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसको वॉल्व भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको ये वॉल्व के नाम से भी सुनने को मिलेगा। लेकिन पहला जो कंप्यूटर बना था या इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने पहली पीढ़ी में, उसमें सब में निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। इसमें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। और पेपर टेप और पंच कार्ड पद्धति से इसमें स्टोरेज किया जाता था या भंडारण किया जाता था। इसकी जो गति थी वो मिली सेकेंड में थी। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ 1/1000 सेकेंड को बोलते हैं 1 मिली सेकेंड। तो इसका जो गणना था वो मिली सेकेंड में होता था। पहली पीढ़ी के मैक्सिमम जो कंप्यूटर रहे हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान या सैन्य कार्यों के लिए किया गया है। जो शुरुआत में कंप्यूटर बनाए गए थे उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि वो आम लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जा सके। उसको ये सोच के बनाया गया था कि इससे सैन्य कार्यों में गणना आसानी से की जा सकती है। ये बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे और इसमें त्रुटि आने की संभावना ज़्यादा रहती थी क्योंकि इनकी क्षमता कम थी। आज के हिसाब से देखेंगे तो एक पूरे कमरे में एक कंप्यूटर आएगा, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। खर्चीला था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बिजली का भी उपयोग होता था। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा था तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था, बहुत ज़्यादा हीट होता था इसमें, और इसी वजह से इसको एक एसी वाले कमरे में रखना पड़ता था। बहुत ज़्यादा ठंडा रखना पड़ता था कमरा, तब बनता था। इसके उदाहरण अगर आपको कोई पूछे तो ये ENIAC, यूनिबैक, IBM का Mark 1, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेकिन इसी में एक पर्सन आता है जिसने पूरी तरीके से
इस इंडस्ट्री को बदल दिया, कंप्यूटर के क्षेत्र में बदलाव कर दिया, उनका नाम है डॉक्टर ग्रेस हॉपर। डॉक्टर ग्रेस हॉपर, जो 1952 में, मतलब आखिरी जो समय था पहली पीढ़ी का, जो ख़त्म होने वाला एरा था, लास्ट वाला जो टाइम चल रहा था, उस समय में ये आए और इन्होंने एक चीज़ का आविष्कार किया जिसको कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार करने वाले का नाम क्या है? डॉक्टर ग्रेस हॉपर। और ये कब हुआ था? 1952 में। तो इसकी वजह से कंप्यूटर का जो पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी आई, उसमें पूरी तरीके से डिसरप्शन आ गया, मतलब बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ। हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ये पढ़ेंगे। अब जैसे कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 के बीच थे। कब से कब तक? 1955 से 1964। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, इसमें निर्वात ट्यूब को हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब को बाहर निकाल दिया गया, और इसी वजह से इसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया गया, क्योंकि निर्वात ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता था, इसलिए इसको हटाना अनिवार्य था। तो जब निर्वात ट्यूब को हटाया गया, इसके जगह हमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ, और इसके कारण ही हल्के, छोटे और कम ऊर्जा खपत करने वाले कंप्यूटर बनाए जा सके, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऊर्जा ही कम लेता है। मेन तो ऊर्जा का सोर्स निर्वात ट्यूब को देना पड़ता था। तो इस समय ट्रांजिस्टर वगैरह लगने शुरू हो गए। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के लिए उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज का, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। और असेंबली भाषा के प्रोग्राम को लिखने के लिए एक कोड यूज किया जाता था जिसका नाम था निमोनिक्स। निमोनिक्स कोड जो थे वो असेंबली भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए, क्योंकि ये बहुत आसान थे याद रखने में। तो असेंबली भाषा से सॉफ्टवेयर तैयार करना भी आसान हो गया, साथ में इसकी गति बढ़ गई, माइक्रो सेकंड में हो गई। पहले की जो गति थी वो मिली सेकंड थी, अब ये माइक्रो सेकंड में हो गई, मतलब 10⁻⁻⁶, 10⁻⁶ सेकंड में ये गणनाएं करने लग गया। सेकंड का 10 लाखवां भाग हुआ करता है 10⁻⁶, मतलब, तो उतना तेज ये हो चुका था। अभी भी भंडारण के लिए क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। पंच कार्ड सिस्टम हट चुका था, मैग्नेटिक टेप था और मैग्नेटिक डिस्क था। टेप और डिस्क का उपयोग किया जाता था। और आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उस वीडियो में बताया है कि 1956-57 में कंप्यूटर आ चुका था आम यूज़ के लिए। इंडिया में नहीं आया था, लेकिन हाँ आ चुका था। तो ये जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनका उपयोग व्यवसाय और उद्योग में भी शुरू हो गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसी समय शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। इसी समय IBM द्वारा कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास भी किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना और आसान हो गया। इसमें हमने एक वर्ड सुना, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर एक वर्ड मैंने सुना। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक्चुअल में सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हमने सुना होगा कलेक्टर, बेस और एमिटर, तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन इसका विकास किसने किया? सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हुआ ये जो स्विचिंग डिवाइस है, इसका आविष्कार करने का श्रेय जाता है 1947 में बेल लेबोरेटरीज को। बहुत फेमस लेबोरेटरी है बेल लेबोरेटरीज, उनको जाता है ये श्रेय। और वैज्ञानिकों का नाम अगर पूछे तो क्या क्या होगा? जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन। जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन। तो इन तीनों ने मिलकर सिलिकॉन और जर्मेनियम से एक ट्रांजिस्टर बनाया, जो खुद ही बहुत ही फास्ट स्विचिंग डिवाइस हुआ करता था। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ें और
नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ। इसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसका शुरुआत होता है 1964 से 1975 के बीच में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1964 से 1975 के बीच बनाए गए, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी आईसी का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। इसकी वजह से कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार में बनाना आसान हो गया। एसएसआई और एमएसआई का विकास हुआ, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो थे वो पॉसिबल हो पाए। कीबोर्ड मॉनिटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया और रैम का उपयोग करके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा दिया गया। कंप्यूटर अब तेज़ी से काम कर सकते थे। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर की गणना का जो स्पीड था वो नैनो सेकंड में आ गया, 10⁻9 नैनो सेकंड में कंप्यूटर अब गणनाएं करने लगा। इसके अलावा बहुत सारे उच्च स्तरीय भाषा जैसे PL1, पास्कल, बेसिक इत्यादि डेवलप होने शुरू हो गए। साथ में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम TSOS का विकास संभव हो पाया। 1965 में DC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पहले व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PD-8 का विकास किया गया। अब इसमें एक चीज़ आ रही थी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका विकास कब हुआ था? 1958 में, ये याद रखिएगा, 1958 में बना था ये, इस जनरेशन से थोड़ा सा पहले 1958 में आईसी का विकास किया गया था। दो लोगों का नाम इसमें आता है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने आईसी चिप का विकास किया और इस तकनीक को कहा गया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलिकॉन की सतह पे ये विकसित हुआ था, सिलिकॉन की सतह पे बनाया गया था। इसको कहा जाता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलिकॉन या जर्मेनियम से ये बने होते थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, 1975 से 1989। इस समय कंप्यूटर की गणना की जो गति थी वो पिको सेकंड में आ गई थी। 10⁻12 सेकंड, 10⁻⁻12 सेकंड में ये गणनाएं कर सकता था। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ें विकसित हो पाई। इसी समय लैपटॉप बनने शुरू हुए थे। क्या? लैपटॉप इसी समय आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं। मेमोरी जब जो थी सेमीकंडक्टर आ गई थी, चिप लगने लग गए थे। अब मल्टीटास्किंग हो चुका था कंप्यूटर, तो एक साथ 2-3 चीज़ें कर सकता था। जैसे आप प्रिंट भी दे सकते हैं, आप उसमें टाइप भी करते रह सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें किसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते थे। 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही थी, मल्टीटास्किंग आ चुका था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो था ना, वो 1971 के मतलब 1970 के दशक में हुआ था। तो इससे ही पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव हो पाया, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आज भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्केल पे यूज़ होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, LAN एंड WAN का विकास हुआ था इसी समय। ठीक, रैम की क्षमता बढ़ चुकी थी अब, और MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इस समय विकसित हुए हैं चौथी पीढ़ी के समय। जो हम अभी माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, MS ऑफिस है, MS के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका विकास इसी समय हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे काउंट होती है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये भी इसी समय इंटीग्रेट हुआ, इसी समय इसका विकास हुआ। और उच्च स्तरीय भाषा C प्रोग्रामिंग का विकास हुआ। C++ हमने नाम सुना है।
तो इसका जो सी वाला वर्जन है कंप्यूटर की भाषा का, वो इसी समय डेवलप हुआ और इसकी वजह से प्रोग्रामिंग बहुत सरल हो गई और अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया जा चुका था। तो अब सभी कंप्यूटर्स में सेम प्रोग्राम चलाया जा सकता था। अब इसमें आपको दो फन फैक्ट मैं बताता हूँ। फन फैक्ट क्या है, मज़ा आएगा आपको सुन के। मैं थोड़ा जगह बना लूँ अपने लिए। इसमें एक नियम आता है, मूर का नियम। मूर का नियम क्या कहता है कि हर 18 महीने में चिप में जो चिप लग रही थी, इसमें कंप्यूटर में जो चिप लगती है, उसमें उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये मूर का नियम कहता है हर 18 महीने में किसी भी चिप में लगे उपकरणों की संख्या डबल हो जाती है। ये याद रखिएगा, कंप्यूटर में पहली बार आपने कोई नियम सुना होगा तो ये मूर का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम आएंगे आखिरी पीढ़ी, हमारी 5वीं पीढ़ी, जो चल रही है 1989 से अब तक रनिंग में है। इस समय क्या हुआ, ULSI और SLSI का डेवलपमेंट हुआ, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हो पाया। इसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर के चिप में करोड़ों उपकरण जोड़े जा सकते थे, वो जो बहुत छोटे आकार के होते थे। और आपको एक फन फैक्ट या फेमस चीज़ बता दूं कि एक ULSI में 1 करोड़ से ज़्यादा उपकरण बनाए जा सकते हैं। उसके ऊपर में ये 1 करोड़ से ज़्यादा उपकरण बनाए जा सकते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। तो इसके चलते अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसकी गणना क्षमता तीव्र और बहुत अधिक थी। आजकल आपने देखा है बहुत छोटे छोटे साइज के कंप्यूटर आते हैं, 8 इंच के, 10 इंच के, 12 इंच के। तो वो कंप्यूटर भी इसकी वजह से ही डेवलप हो पाए। 5वीं पीढ़ी के ये कंप्यूटर्स हैं, ULSI और SLSI की वजह से ही ये डेवलप हो पाए थे। अब ऑप्टिकल डिस्क आ गए थे, जैसे CD, DVD, ब्लू रे। इसका विकास जो है हो चुका था और जिसकी वजह से भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ के पैरेलल प्रोग्रामिंग किया जा सकता था। कंप्यूटर जो है पैरेलल प्रोग्रामिंग के चलते मल्टीटास्किंग चीज़ों को बढ़ा सकता है। तो अब एक की जगह 2 प्रोसेसर को जोड़ा जा सकता था। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन 5वीं पीढ़ी में ये पॉसिबल हो गया। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का विकास 5वीं पीढ़ी में हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हमने एक चीज़ और बोली थी, इंफॉर्मेशन हाईवे, सूचना राजमार्ग, ये अवधारणाएं विकसित हुई। AI का भी डेवलपमेंट हुआ, अब जो कि अभी चल ही रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ChatGPT आपने सुना होगा, है ना, गूगल ट्रांसलेट, ये सब AI हैं। तो इनका भी उपयोग शुरू हुआ। और स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज़ पहचानने वाले, स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज़ पहचानने वाले, या रोबोटिक्स, इन सब के निर्माण में भी कंप्यूटर का प्रयोग अब बहुत बढ़ चुका था। साथ में एक भंडारण क्षमता की का प्रयोग किया गया, जिसका नाम था मैग्नेटिक बबल मेमोरी। इसी समय के जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उन्होंने डेस्कटॉप, मिनी PC, पोर्टेबल कंप्यूटर जो होते हैं ना, PC, मिनी PC, उन सब के प्रयोग को बहुत बढ़ा दिया। अब आप ये समझ गए होंगे कि 5वीं पीढ़ी में ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लोगों के पास पहुंच पाया। उसके पहले तक कंप्यूटर मिलना सुगम नहीं था, अब ये सुगम हो चुका था। लेकिन एक चीज़ बताऊं, हमने एक चीज़ सुनी, क्या? चिप। ठीक है, आपको पता है ये नाम क्यों पड़ा? आलू के चिप्स के आकार थे, जो IC थे आलू के चिप्स के आकार के हुआ करते थे, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया चिप। तो यहां तक हम 5वीं पीढ़ी को आज खत्म करेंगे। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही डेवलप है।
बहुत ज़्यादा इनको बहुत तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है, और बहुत सारे इसके अलावा और बहुत सारे अगली पीढ़ी में जो आने वाले कंप्यूटर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो इसमें से एक कंप्यूटर आता है नैनो कंप्यूटर। ये नैनो गाड़ी वाला नहीं है, बट है वैसा ही नैनो कंप्यूटर। इसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है, और इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी में ना पदार्थ की आणविक संरचना जो होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये नैनो कंप्यूटर भी विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मिलेगी, एक कंप्यूटर और देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करने की गति जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, और इसी क्षमता के कारण मानव मस्तिष्क के कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कुछ छोटे और बहुत ही तीव्र गति वाले कंप्यूटर विकसित किए जा रहे हैं। छोटे छोटे चिप माइंड में लगाने की कोशिश की जा रही है। इसको कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर के मेमोरी को बिट पे नापा जाता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के मेमोरी को नापा जाता है क्यूबिट में। क्वांटम कंप्यूटर की मेमोरी को नापा जाता है क्यूबिट में। इसके अलावा एक कंप्यूटर और है जिसका नाम है डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर क्या है? इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का यूज करके, याद रखिएगा डीएनए के साथ साथ क्या यूज होगा? प्रोटीन। प्रोटीन का यूज कर करके डेटा को संरक्षित रखा जाता है और प्रोसेसिंग किया जाता है। इसको बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? बायो कंप्यूटर। ठीक है। इसके अलावा एक कंप्यूटर हमको और देखने को मिलता है। ये नए कॉन्सेप्ट हैं, अभी पूरी तरीके से फुल डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट है। इसमें है केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों और सांद्रता का उपयोग किया जाता है। केमिकल कंप्यूटर में गणना के लिए रासायनिक गुणों और सांद्रता इन दोनों का उपयोग किया जाता है केमिकल कंप्यूटर में। तो ये हमारी कंप्यूटर की पीढ़ीगत जानकारी खत्म होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हैं। छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर, नोटबुक, ये सब चीज़ें दी गई हैं। सुपर कंप्यूटर, ये सब भी आएगा आगे जाके। तो ये जो टॉपिक है ये एक वीडियो और चलेगा, फिर इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे पेड क्लासेस चाहिए या हमारे MCQ सीरीज़ आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर के कार्य पद्धति। जैसे ही हम ये ख़त्म करेंगे कंप्यूटर का विकास, उसके बाद आता है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जिसमें हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिनी साइकिल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ, बट ये एक क्विक रिवीजन बैच है तो आपके सारी चीज़ें बार बार सुननी पड़ेंगी, ध्यान में रखना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इसके MCQ लेकर के भी मैं आऊँगा जब हमारे दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हमारे पेड क्लासेस वगैरह अगर आप देखना चाहें तो सारे डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।
मूल्यांकन, Evaluate yourself.